फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दें कि अभी हम काफ़ी दिनों से क्लासेस सही चल नहीं रही हैं, तो इसका भी रीज़न एक बनाने वाले हैं, एक वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं। कई रीज़न हैं। इसके बाद हम बात करें तो एक जो है कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी की बात की थी हमने, बट उसमें एक ही लेक्चर अभी हो ही पाया। हमने तो सोचा था कि एक ही वीडियो में पूरा कवर करेंगे, बट जो है वो अपलोड नहीं हो रहा था उस तरीके से, काफ़ी लंबा वीडियो। बाकी बात करते हैं तो छोटे छोटे पार्ट में ही अब उसको अपलोड करना पड़ेगा। बाकी देखते हैं, जो है उसका तो कार्य चल ही रहा है, लेकिन अभी एक ही वीडियो मिला है तो धीरे धीरे वो भी आगे मिलेगा आपको। बट बात करें यदि हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री में भी एक फाउंडेशन कोर्स के रूप में आएगा, कुछ दिन लगेंगे अभी उसमें। बाकी हो सकता है कि अगर सही सब कुछ रहा तो जल्द ही उसको लेकर आएंगे। बाकी थोड़े से आप लोगों के रिस्पॉन्स जो है देखने को अच्छे नहीं मिल रहे हैं, तो इसका भी एक रीज़न रहता है कि थोड़े से मोटिवेट होने के बाद फिर जो है चीज़ों को बंद करना, ऐसा सब कुछ चलता रहता है। बट ठीक है, चलेगा किसी तरीके से। रही बात आज की, तो आज जो है हम देखने वाले हैं क्लास 12 है। इसमें जैसे आपको बता दें कि इसका आपने थंबनेल देखा होगा, तो यहाँ पे लिखा गया था कि इम्पोर्टेंस बातें हैं इसमें कुछ, यानी कि ये आपको ज़रूरी है, और पहले चैप्टर से इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, इस बात की हम प्रॉमिस करते हैं आपके यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में। इस पहले चैप्टर को आप जो है जिस तरीके से हम यहाँ कवर कराने की कोशिश करते हैं डाटा के साथ, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा यहाँ पे। और एक बात आपको और जो है थोड़ा सा आश्वासन दिला दें कि जो फाउंडेशन कोर्स के रूप में रहेगा वो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा सा डेवलप करेगा। और इसमें बाउंड्री होती है कि इससे बाहर तो आप इस चैप्टर में बता ही क्या सकते हैं, क्योंकि जो है थोड़े से बंधे हुए रहते हैं हम लोग कि अच्छा ठीक है इतना चैप्टर है तो इसी के बिहेव पे रहेंगे। बट जो फाउंडेशन कोर्स होता है अपना अलग से एक, तो इसमें मतलब रहता है हम लोगों के ऊपर कि जो है किसी भी तरीके से आप जो भी आपको जानकारी है सब बता सकते हैं। ठीक, तो इसमें भी क्लास में भी जैसे आपको ऑफलाइन क्लास में इस समय चल रहा है, तो आप जानते हैं कि अभी तो एग्ज़ाम हो रही है, बट फिर भी जो है उसमें भी जो हमने बताया था आपको, ये पूरी तरीके से सिंधु घाटी से इसको जो है ज्वाइन करके, यानी वही जो है पूरा दिया गया है हड़प्पा सभ्यता का। तो वहाँ पे हमने जो है डिटेल चर्चा किया था, बट जो है आप जानते हैं कि वहाँ पे इस तरीके का कोई जो है डाटा हम लोगों के सामने एक रूप में मिलता नहीं है, और यदि रहता भी है तो वही उस तरीके का रहता है कि बुक्स में, और फिर वहाँ तो यहाँ पे सब कुछ डाटा जो है आपको एक तरीके से अलग से जो है निकाल के लाया जाता है, और इसे आप जो डिटेल में देख सकते हैं। तो यहाँ से आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, आपका ज़्यादा समय जो है ज़ाया ना करते हुए। तो आइए हम लोग क्वेश्चन वाइज देखेंगे, और आपको प्रॉमिस करते हैं कि ये जितना 8 से 10 चैप्टर है सबका इसी तरीके की एक श्रृंखला आएगी, क्योंकि जो है कई स्टूडेंट हमारे हैं जिनको क्लास भी नहीं करते हैं कहीं जो है, तो उनको थोड़ा सा ज़रूरी होता है इसी के मतलब हमारे चैनल के ही भरोसे केवल जो है मतलब इसी के एकदम डिपेंड इसी पे हैं, तो उनको भी जो है थोड़ा सा देखना है। तो कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो आर्ट साइड के स्टूडेंट हैं जो पूरी तरीके से हमारे ही चैनल पे डिपेंड हैं, तो उनको भी थोड़ा सा बताना ज़रूरी बनता है। तो आइए हम लोग देखते हैं, पहला क्वेश्चन है हमारे सामने कि हड़प्पा, एक मिनट रुकिएगा। हड़प्पा सभ्यता के शहरों में लोगों को उपबंध भोजन सामग्री की सूची बनाइए और इन वस्तुओं को उपबंध कराने वाले समूहों की पहचान कीजिए। रुकिएगा तो ये आपका क्वेश्चन है, आइए इसको आंसर अब इसका देखते हैं। तो शहरों में रहने वाले हड़प्पा सभ्यता के लोगों की भोजन सामग्रियां क्या क्या हैं? तो पेड़ पौधों से ये लोग उत्पाद करते थे, मतलब पेड़ पौधे से भी इन्हें भोजन प्राप्त होता था। ठीक, इन्हें अंडे, मांस और मछली, यानी जो है पूरी तरीके से प्राकृतिक चीज़ें यहाँ पेड़ पौधे के साथ साथ अंडे, मांस और मछली, यानी कि ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के लोग थे। इनमें विभिन्न प्रकार के अनाज जैसे गेहूँ, जौ, चना, दाल, तिलहन, इन सभी को भी जो है ये लोग अपना भोजन बनाते थे। आपको बता दें कि प्रागैतिहासिक काल जब हम पढ़ते हैं तो इसमें जो है पाषाण काल आता है, और उसमें हम देखते हैं कि पाषाण काल में सर्वप्रथम
जो नवपाषाण काल में हम देखते हैं सर्वप्रथम खेती की जो शुरुआत की गई थी तो 7000 ईसा पूर्व पाकिस्तान के मेहरगढ़ शहर में सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच। तो वहाँ से भी हमें ये साक्ष्य मिलता है कि खेती की शुरुआत हो चुकी थी। तो इसी तरीके से विभिन्न प्रकार के अनाजों में गेहूं, चावल, जौ, चना, दालें और तिलहन यहाँ भी जो है अपना भोजन बनाने के लिए लोग इनका उपयोग करते थे। आगे बताया जा रहा है इसी में कि दूध, दही, घी, शहद पुरातात्विकविद ने हड़प्पा से प्राप्त जले हुए अनाज के दाने, बीज और हड्डियों आदि की सहायता से वहाँ के लोगों की खान पान की आदतों का पता लगाया है। कहने का मतलब है कि वहाँ किस तरीके से लोग क्या खाते थे, इसकी जानकारी वहाँ के जो पुरातत्वविद होते हैं यानी जो खोजकर्ता होते हैं, जो वहाँ पे ढूंढने के लिए जाते हैं, साक्ष्यों को बताते हैं कि यहाँ पे क्या क्या साक्ष्य मिले हुए हैं, तो इसके आधार पे वे हमें बताते हैं कि यहाँ के लोगों का खान पान कैसा था। ये आपके यहाँ आंसर और क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में आ सकते हैं, क्योंकि जो है कभी भी आपकी आर्थिक और राजनीतिक सामाजिक ऐसी स्थितियों को ज़्यादा पूछा जाता है। फिर है कि हड़प्पा के लोग अधिक मात्रा में पेड़ पौधों के उत्पादों और जानवरों से प्राप्त उत्पादों का सेवन करते थे तथा भेड़, बकरी, गाय, भैंस आदि को दूध के लिए पालते थे तथा मछली, हिरण, सांभर, बारहसिंघा और सूअर को मांस के लिए पालते थे। यानी इनको केवल अपने भोजन के लिए ही पाला जाता था। पूर्व और प्रौढ़ हड़प्पा यानी जो पहले और बाद वाले जो हड़प्पा के निवासी थे, इनका भोजन इनके द्वारा भी इसी प्रकार का भोजन किया जाता था। गुजरात के लोग दुधारू पशुओं को ज़्यादातर पालते थे, यानी जो है ये लोग दूध पे ज़्यादा निर्भर रहते थे, दूध, दही। तो इस कारण से लोग दुधारू पशुओं को ज़्यादा पालते थे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा आदि की खुदाई से कछुओं के भी साक्ष्य मिले हैं, यानी कछुए होते हैं उनके हड्डियों के भी साक्ष्य मिले हैं। सेल खड़ी की बनी नींबू की पत्ती से स्पष्ट होता है कि नींबू, खजूर, अनार, नारियल आदि फलों की भी यहाँ पे जानकारी रखते थे, यानी इन फलों को भी जो है लोग खाते, जैसे इन फलों को भी खाते थे, इनका सेवन करते थे। बड़े बड़े घरों से अन्न के भंडार, अनाज के संरक्षण से पता चलता है कि हड़प्पा में अनाज का आगमन और निर्गमन शासन द्वारा नियंत्रित रहा होगा, यानी जो शासन उस पर नियंत्रण रखता था। अनाज आने और जाने पे कौन किस तरीके से उनका सेवन, कैसे उस पर क्या अधिकार रहेगा, ये सब जो है वहाँ का सरकार, जैसे मतलब कहने का मतलब है कि राजा जो रहता था वो देखता था, एक तरीके से शासन व्यवस्था देखती थी। यही नहीं, अनाज विनिमय एक सबसे महत्वपूर्ण साधन भी यहाँ का रहा। ठीक है, रहा होगा, ऐसा अनुमान क्यों लगाया जाता है हमेशा, क्योंकि इतिहासकार कभी भी जो है अपना वहाँ पे जो भी लिखा है, जो भी उसके बारे में बताता है, वो कभी वहाँ पे देखा नहीं है क्या वास्तविकता थी। तो इस कारण से इतिहास में आपको ज़्यादातर चीज़ें अनुमान के आधार पे होंगी, यानी केवल अनुमान लगाया जाता है। आगे हम लोग चलते हैं, तो आगे हम लोग देखते हैं कि एक जो है हमारे सामने दूसरा क्वेश्चन आता है। पहले क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल यही आपका था। ठीक है, यानी यहाँ पे जो है किस तरीके से यहाँ पे आपको बताना था कि यहाँ की भोजन सामग्रियाँ क्या थी। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के थे, और इन कुछ साक्ष्यों के जितने हमने आपके सामने उदाहरण रखे हैं, इनका उदाहरण देखिए, आपको वहाँ पे आंसर देना पड़ेगा। आप जानते हैं कि 100 से 150 शब्दों में इनका आंसर लिखना था। बाकी हम लोग देखते हैं आगे। तो प्रश्नोत्तर नंबर जो दूसरा है हमारा, पुरातात्विक हड़प्पाई समाज में सामाजिक आर्थिक भिन्नताओं का पता किस प्रकार लगाते हैं, वे किन और कौन से विभिन्नताओं पर ध्यान देते हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर किस तरीके से इतिहासकार वहाँ पे अनुमान लगाते हैं कि यहाँ पे किस तरीके के लोग रहते थे, उनका सामाजिक और आर्थिक क्या अंतर था उनमें, ये सभी जो है हमें यहाँ पे देखना है। तो पहला है कि पुरातात्विकविद किसी संस्कृति विशेष के लोगों की सामाजिक और आर्थिक भिन्नताओं का पता लगाने के लिए अनेक विधियों का प्रयोग करते हैं, जिसमें से दो प्रमुख है, एक तो समाधान और दूसरा विलासिता की वस्तुएं। जो वहाँ पे वस्तुएं मिलती हैं, जो समाप्त होने वाली वस्तुएं, जो वहाँ पे कुछ वस्तुएं मिल जाती हैं जिनका साक्ष्य मिल जाता है, और समाधानों पे
ठीक है, यानी जो लोगों को दफन किया जाता है, इस आधार पे भी यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्या अंतर रहा होगा। तो आइए हम लोग पहला देखते हैं कि समाधानों पे। तो समाधानों का अध्ययन किस तरीके से किया जाता है? तो समाधानों का अध्ययन सामाजिक और आर्थिक भिन्नताओं का पता लगाने के लिए एक महत्वपूर्ण तरीका है। हड़प्पाई समाधान का अध्ययन करते हुए पुरातात्वविद अनेक विभिन्नताएं दृष्टिगोचर हुई हैं। उल्लेखनीय है कि हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न पुरातात्वों से जो समाधान मिले हैं, इससे स्पष्ट होता है कि मृतकों को सामान्य रूप से गर्त या गड्ढों में दफनाया जाता था। यानी जो वहाँ पे समाधान मिलते हैं, इससे हमें पता चलता है कि वहाँ पे इनको गड्ढों में दफनाया जाता है, जैसा कि आज के भी समय में होता है। किंतु सभी समाधानों को गर्तों की बनावटें एक जैसी नहीं होती हैं। अधिकांश समाधान गर्त की बनावट सामान्य थी, लेकिन कुछ पे ईंटों की चिनाई की गई थी, यानी बनाने के बाद ऊपर से ईंटों से जो है उसे जोड़ दिया गया था, चिनाई की गई थी। फिर यहाँ पे बताया जा रहा है कि गर्तों की बनावट में पाए जाने वाली विभिन्नताओं से लगता है कि हड़प्पाई समाज में विभिन्नता थी, अंतर था। यानी कि जो सामान्य बनाया गया है, ठीक है, गर्त जो सामान्य बनाया गया है, तो यहाँ पे सामान्य बनाए जाने वाले पे हमें पता चलता है कि यहाँ पे सामान्य लोग ही रहते थे। बट जो है जब हमने देखा कि कोई एक भिन्न प्रकार का है, किसके ऊपर फिर से जो है ईंटें की चिनाई की जाती है, तो इसे हम लोग कह देंगे कि ये थोड़े से जो वहाँ के बड़े लोग थे, अमीर ज़्यादा लोग थे, तो उनके लिए ऐसा किया जाता होगा। तो इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे जो है क्या अंतर रहता था। फिर आगे हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ईंटों की चिनाई वाले गर्त उच्च अधिकारी वर्ग अथवा संपन्न वर्ग के समाधान होंगे, ऐसा अनुमान ही लगाएंगे केवल इतिहास में। समाधान गर्तों में सामान्य रूप से उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाए जाते थे, यानी जो है यहाँ पे आप देखेंगे तो उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाए जाएंगे। बट आगे क्या होगा कि कुछ कब्रों में 100 मृत भांडों आभूषणों के साथ दफनाए मिले हैं, और कुछ में तांबे, दर्पण, सीप और सुरेम की सलाई, कुछ समाधानों में बहुमूल्य आभूषण, अन्य सामान, बहुत से अन्य आभूषण की प्राप्ति हुई है। कहने का मतलब सिंपल सा है कि जब हम देखते हैं, दो तरीके के समाधान का अध्ययन करते हैं, और पहला हम देखते हैं सामान्य रूप से है, तो सामान्य रूप में हम देखते हैं कि सब एक जैसे कई लोग मिलते हैं। उनके यहाँ ना तो किसी समाधान में ना जो है किसी प्रकार का वहाँ कोई औजार मिलता है, ना किसी प्रकार का कोई आभूषण मिलता है। लेकिन जब यहीं हम उच्च वर्ग के लोगों का देखते हैं, जिनके ऊपर समाधान के ऊपर ईंटें की चिनाई की गई है, वहाँ पे हम देखते हैं कई प्रकार के आभूषण मिलते हैं, कई प्रकार के तांबे के दर्पण मिलते हैं। तो इन सभी से हमें पता चलता है कि यहाँ पे अंतर था। और फिर इसके साथ हम ये भी देखते हैं कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल बताया गया है कि एक पुरुष के पास जो है खोपड़ी के पास उसके, ठीक है, एक आभूषण मिला है, जिससे शंख के 3 छल्ले, जैस्पर, ठीक है, फिर यहीं पे मनके और सैकड़ों छोटे छोटे मनकों से बनाया गया है। यानी कि कई मनके, छोटे छोटे मनके, ऐसे बहुत सारे सामान वहाँ पे मिले हैं। और कालीबंगा में छोटे छोटे वृत्ताकार गड्ढों में राखदानियाँ, मिट्टी के बर्तन, ये सभी मिले हैं। तो ये थोड़े से एग्जाम्पल आपको कहीं जो है काम भी कर सकते हैं जब लिखते समय आंसर राइटिंग में। कुछ गड्ढों में हड्डियां एकत्रित मिली हैं। इससे स्पष्ट होता है कि हड़प्पाई समाज शव का अंतिम संस्कार आपको हम बता दें कि जो हमारा मध्य पाषाण काल है, ठीक है, मध्य पाषाण काल, तो मध्य पाषाण काल में ही सबसे पहले मानव ने अंतिम संस्कार की शुरुआत किया था, ठीक है, यानी अंत्योष्टि कार्यक्रम। 16 संस्कारों में जो हमारा अंतिम संस्कार होता है उससे अंत्योष्टि कार्यक्रम कहते हैं। तो वहाँ पे जो है इसको वहीं से जो है पता चलता है कि मध्य पाषाण काल में इसे शुरू किया गया था। बट यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसे जो है इस तरीके से रखा जाता था कि ताकि ऐसा दिखता है यहाँ पे कि इसमें अंतर है। हड़प्पाई समाज में शव का अंतिम संस्कार विभिन्न तरीके से कम 3 तरीके से किया जाता था। सावधानी पूर्वक अंतिम संस्कार करने पे आभूषण जैसी सामग्री साथ रख देना, और फिर हड़प्पाई जो मरणों उपरांत जीवन में विश्वास करते थे। ऐसा क्यों करते रहे होंगे? इन्हें लगता था कि मरने के बाद फिर से जीवन होगा, ऐसा विश्वास करते थे। इस कारण से यहाँ शव के साथ जो है मौबूल चीज़ें भी दफनाया जाता था, ताकि वो फिर से जब जीवित होगा तो उसे देखेगा।
दूसरा है कि विलासिता की वस्तुओं से कैसे पता लगाते थे, यानी सामाजिक और आर्थिक विभिन्नता का अस्तित्व पता लगाने के लिए, यानी इन सभी चीज़ों का पता लगाने के लिए एक विधि विलासिता का भी होता है, यानी सावधान से उपलब्ध होने वाली पूरा जो वस्तुएं हैं, पुरानी जो वस्तुएं हैं, इनका अध्ययन करने के बाद पुरातत्वविद दो वर्गों के उपयोगी विलास की वस्तुओं में विभक्त कर देते हैं। यानी प्रथम वर्ग के उपयोगी वस्तुओं को दैनिक उपयोग की वस्तुएं जैसे चक्कियाँ, मृदभांड, सुइयाँ, छावा आदि, इनसे पत्थर अथवा मिट्टी जैसे सामान्य पदार्थों से सरलता पूर्वक बनाया जाता था। इस प्रकार की वस्तुओं को सभी हड़प्पाई पुरा स्थलों से प्राप्त हुई, यानी ये सब जगह मिलेगी क्योंकि सामान्य चीज़ें हैं तो ये सभी के पास होगी। जबकि विलासिता की वस्तुओं के अंतर्गत महंगी और दुर्लभ वस्तुएं जो महंगी होती हैं, और दुर्लभ का मतलब हो जो जल्दी ना हमें सुलभ ना हो, जल्दी मिले ना, जिनका निर्माण जैसे जो अनुपलब्ध है, ऐसी चीज़ें जो उपलब्ध ना हो ऐसे पदार्थों से बनाई जाए, जटिल तकनीकी से बनाई जाए, तो ये चीज़ें कम मिली हैं। ऐसी वस्तुएं मुख्य रूप से केवल हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे महत्वपूर्ण नगर में मिली हैं। ठीक है, ये जो है छोटे छोटे नगरों में नहीं मिली हैं, ये केवल महत्वपूर्ण नगरों में मिली हैं। इससे पता चलता है कि हड़प्पाई समाज विभिन्न आकार से, विभिन्न आधार पे आर्थिक घटक ही रहे होंगे, यानी एक दूसरे से अलग रहते थे। उदाहरण के लिए जैसे कालीबंगा में मिले साक्ष्य से पता चलता है कि पुरोहित वर्ग ऊपरी भाग में रहते थे और निचले भाग में अग्निवेदिका। ये इसके लिए अगर डिटेल में सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ना है तो हमने 2 घंटे, करीब करीब 2.25 घंटे का हमने एक वीडियो बनाया, उसमें आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो है इसी तरीके से क्वेश्चन आंसर की श्रृंखला चले तो इसी तरीके से चलेगा। इसमें अग्निवेदिका आर्थिक अनुष्ठान करते थे। पुरातात्विक हड़प्पाई समाज की सामाजिक आर्थिक विभिन्नताओं का पता लगाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण बात, जैसे इसमें क्या हो गया, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, नगरों की छोटी बस्तियां, उसमें निवास, खान पान, सावधान से प्राप्त होने वाली बहुमूल्य सामान, सामान्य वस्तुएं, इस सब पे जो है विशेष ध्यान दिया जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि जो है आखिर यहाँ पे समाज में क्या अंतर था। तो यहाँ पे अगर हम इसकी समरी करें तो हमें केवल इतनी सी बात याद रखना है, जिसके बिहेव पे आपको ये जो पॉइंट है किस तरीके से क्या है पूरा याद रखना है सर, नहीं बिल्कुल भी नहीं। इसमें केवल इतनी सी बात ध्यान देना है कि ये 2 तरीके हैं, एक तो सावधान का, दूसरा है विलासिता का। और दोनों तरीकों में केवल इतनी इतनी बात आपको याद रखना है कि सावधान में देखना है कि इनमें दफनाने के समय कई जगह समान महत्वपूर्ण वस्तुएं मिली हैं और कई जगह सामान्य तरीके से जो है दफन किया गया। इससे हमें पता चलेगा। ये छोटी छोटी बात आप केवल याद रख के बाकी ये पूरी बात जो है इसी के बिहेव पे रखेंगे। शॉर्ट नोट बनाना या शॉर्ट तरीके से चीज़ों को याद रखना, यही मतलब होता है कि आप जो है थोड़ी थोड़ी बात याद रखे हैं, बट उसके बिहेव पे, उसी के आधार पे आप जो है पूरे आंसर को लिख सकते हैं। और दूसरा है विलासिता के आधार पे, तो आप यहाँ पर भी बताएंगे कि जो है किस तरीके से यहाँ पे सभी लोगों के साथ जो है ऐसा नहीं हुआ कि कुछ लोगों को जैसे सामान्य वस्तुएं मिल गई, जो मिट्टी के बने वस्तुएं हैं ऐसे सभी के पास मिली हैं, बट जहाँ पे बड़ी बड़ी जैसे जो ऐसे वस्तुएं जो उपलब्ध ना हों, ऐसी वस्तुएं जिन्हें जो है हम देखते थे कि किसी भी प्रकार से वो हमारे जैसे सामान्य लोगों के पास उपलब्ध ना हो, तो इन सभी वस्तुओं को सभी जगह नहीं मिले हैं ये सभी वस्तुएं। तो इस आधार पे हम ये देखेंगे कि ठीक है यहाँ पे जो है किसी प्रकार से अंतर दिखाई देता है, तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। तो इस तरीके से आप जो है अपना आंसर लिख सकते हैं। बाकी तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने कि क्या इस तथ्य से सहमत हैं, यानी आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप इस तथ्य से सहमत हैं कि हड़प्पा की जो सभ्यता के लोग थे, इनमें जल निकासी नगर योजना की ओर जो है संकेत करती है, जो जल निकासी की प्रणाली थी। ठीक है, ये क्या नगर नियोजन है, जो नगर की एक योजना बनाई गई थी, वह इसके जो है क्या कारण रहे होंगे, क्या ऐसा जो है दर्शाता है वहाँ का जल निकासी? यदि हाँ तो आप अपने जो है उत्तर में कारण बताइए। अथवा एक क्वेश्चन और है कि जल निकासी प्रणाली नगर नियोजन की ओर संकेत करती है, इस कथन की पुष्टि कीजिए, इस उदाहरण का सहित पुष्टि कीजिए, या इस उदाहरण का जो है आप जो है पुष्टि कीजिए, इसे पूरा कीजिए, बताइए, आप कारण बताइए। ये सभी चीज़ें इस तरीके के क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं। तो आइए हम इनका आंसर भी देते हैं और हर एक तथ्य के साथ, हर एक एग्जाम्पल के साथ इनको बताते भी हैं कि हड़प्पाई नगरों की स्थापना वैज्ञानिक व्यवस्थित ढंग से करते थे।
ठीक है, यहाँ पे व्यवस्थित ढंग से की गई थी। इससे हम लोग सहमत हैं। हड़प्पा सभ्यता के नगरों की जो जल निकासी थी, ये नगर नियोजन की ओर संकेत करती थी। इसके लिए हम कुछ कारण यहाँ पे स्पष्ट करते हैं और कुछ उदाहरण हम रखते हैं। प्रत्येक घर में पक्की सड़कें बनाई गई थी, ठीक है, यानी कि पक्की सड़कें बनाई जाती थी। पक्की ईंटों से बनी छोटी छोटी जो नालियाँ होती थी, इसमें स्नानाघर, शौचालय से जुड़ी होती थी। इसके द्वारा घर का गंदा पानी और पास की गली में बनी हुई मध्य आकार की निकासी गलियों तक पहुंचाया जाता था। कहने का मतलब है कि घरों में पक्की ईंटों की नालियां होती थी और इनको जो है स्नानागार से और जहाँ जहाँ भी हमें जो है जल की ज़्यादा आवश्यकता पड़े वहाँ से जोड़ दिया जाता था और इसके माध्यम से जितना प्रदूषित जल है इसको बाहर की गलियों में जोड़ के बाहर निकाल दिया जाता था। तो इससे पता चलता है कि ठीक है, ये एक सुनियोजित शहर है। दूसरा कारण है कि मध्य आकार वाली नालियाँ बड़ी सड़कों के साथ बने हुए नालों से भी मिलती थी, यानी इनको जो है इस तरीके से बनाया गया था कि ये पूरी तरीके से बड़ी बड़ी नालियों से मिल सकें, जिससे जल जो है जल निकासी बाहर तक की जा सके। सामान्यतः नालियाँ लगभग 9 इंच चौड़ी और 1 फुट गहरी होती थी, किंतु इससे दुगनी यानी कि इससे दुगनी बड़ी बड़ी भी यहाँ पे मिली हुई हैं। नालियाँ पक्की ईंटों से बनी थी, ये ढकी होती थी, इसमें थोड़ी थोड़ी दूरी पर हटाने वाले पत्थर लगे होते थे ताकि आवश्यकता के अनुसार इनकी सफाई जो है की जा सके, जैसा आज के समय में हमारे यहाँ होता है। ऐसा 4000 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता में होता था। ऐसा लगता है कि यहाँ की नालियों के साथ साथ जो है गलियों का भी निर्माण किया गया था, यानी कहने का मतलब है कि आपके यहाँ एक रोड बना दिया गया, एक सड़क बना दी गई है, ठीक, एक सड़क बना दी गई है और बीच में यहाँ पे नाली बना दी गई है, ठीक, ये बीच में नाली भी बना दी गई है और इस नाली में बीच बीच में आप देखेंगे तो अलग अलग स्थानों पे यहाँ पे छोटे छोटे जो है ऐसे चंबर बनाए जाते हैं, जिससे जो है क्या होता है कि हमें पता चलता है और ज़रूरत पड़ने पे हम जो है इसकी सफाई भी कर सकते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि एक सुनियोजित तरीके से जब सड़क यहाँ पे रही होगी और सही तरीके से यहाँ पे भवन निर्माण घरों को बनाया गया होगा, तो इसी के आधार पे ही यहाँ के लोग सड़कों का निर्माण, नालियों का निर्माण किए होंगे ताकि आसानी से जो है पानी भी निकल सके बाहर, जल निकासी भी हो सके और लोगों के आवागमन का रास्ता भी उचित रूप से हो सके। यहाँ पे आपने पढ़ा होगा, हमने जो है जो लेक्चर में बताया है आपको कि यहाँ पे सड़के के विपरीत दिशा में घरों के द्वार होते थे। जो घर बनाए जाते थे उनके विपरीत दिशा में द्वार होते थे ताकि सड़कों पे ज़्यादा भीड़ ना हो सके, ठीक है, ज़्यादा लोग इकट्ठा ना हो सकें, ये भी कारण जो है यहाँ पे रहता था। तो इस कारण से ऐसा किया जाता, ठीक। कई जगह देखिए यहाँ पे और कई एग्जाम्पल दिए गए हैं जिसमें क्या क्या बताया जाता है कि इसमें बताया जाता है कि जो अगल बगल के घर होते थे, जितने वहाँ पे नालियों के साथ साथ गलियाँ भी बनाई गई थी, वहाँ अगल बगल जो घर होते थे, इन घरों की नालियाँ गलियों से जोड़ने के प्रत्येक घर में कम से कम एक दीवार का गली के साथ सटा होना जरूरी था। यानी ये गली है तो यहाँ पे एक जो है घर की दीवार सटी होगी जिससे यहाँ पे आसानी से जल इस गली में पहुँचाया जा सके। बड़े नाले ईंटों से अथवा तरासे गए पत्थरों से ढके हुए होते थे। कुछ स्थलों पे यहाँ पे जो है जैसे बताया जा रहा है, ठीक है, कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि टोड़ा मेहरा बदार नाले भी होते थे, यानी अच्छे तरीके से बड़े बड़े नाले भी बनाए जाते थे। इसमें से एक लगभग 6 फुट गहरा और संपूर्ण नगर के गंदे पानी को बाहर ले जाता था, यानी कि एक बहुत भारी जो है यहाँ पे नाला बनाया जाता था, काफ़ी गहराई में होता था और जिससे जो है यहाँ पे आसानी से जल इन सभी छोटी छोटी गलियों से जब आएगा, इन छोटी छोटी गलियों से आने के बाद इस जल को पूरी तरीके से इसमें जो है जोड़ दिया जाता था, ठीक है, इसमें जोड़ दिया जाता था ताकि जो है पूरी तरीके से पूरे नगर से बाहर जो है यह
गंदा पानी जितना वहाँ का था, प्रदूषित जल था, वो चला जाए। इसके बाद हम देखते हैं कि जो प्रदूषित जल था, इसके लिए मुख्य नाले थोड़े थोड़े आयताकार हौदियाँ भी बनाई जाती थी, यानी जिसे चंबर कहा जाता है, जैसा अभी आपको हमने बताया। तो इस तरीके से अलग अलग प्रकार के, और कई जगह जो है मोड़ों पर त्रिकोणीय ईंटों का प्रयोग किया जाता था, ताकि जो है वहाँ पे जैसे इस तरीके से बनाया जाएगा कि ताकि जो है जल इस तरीके से निकल जाए। अगर यहाँ पे ऐसे बना देंगे, थोड़ा सा जल यहाँ पे इकट्ठा होने लगेगा, इस कारण से। घरों को कूड़ा करकट नालियों में नहीं, बल्कि जो है घरों के बाहर ढक दिए जाते थे, कूड़ेदान में डाल दिए जाते थे। जल निकासी प्रणाली से केवल बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि छोटे छोटे बस्तियों में भी सीमित था। जिनसे इन सभी बातों से हमें ये पता चलता है, कहने का मतलब है कि लोथल के निवास स्थानों पे कई जगह जो है कच्ची ईंटों के भी मिले हैं, तो अपवाद तो रहेगा ही, बाकी सब जगह जो है पक्की ईंटों की। तो इतनी बड़ी बातों का बस समरी यदि हम करें, तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे अच्छे तरीके से जल निकासी के लिए कई नाले और नालियाँ बनाई जाती थी, जिसमें जो है उचित रूप से ऐसी व्यवस्था की जाती थी कि यहाँ पे जल निकासी हो सके, और गलियाँ भी उसी तरीके से बनाई गई थी। जिससे स्पष्ट होता है कि गलियाँ और पूरे के पूरे वो नगर एक सुनियोजित तरीके से बनाए गए थे। अभी देखते हैं कितने क्वेश्चन हैं। अभी तो क्वेश्चन ढेरों लग रहे हैं। ठीक, कोई बात नहीं, 12 हैं। अभी देखते हैं, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं, ठीक ना। तो देखते हैं यहाँ पे, हड़प्पा सभ्यता के मनके बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थों की सूची बनाइए, जिसमें एक प्रकार का मनका बनाने की प्रक्रिया का वर्णन भी कीजिए। ठीक है, तो इसमें मनके बनाने के लिए कई प्रकार के पदार्थ लाए जाते थे, जैसे इसमें जैस्पर, स्काटिक, क्वार्ट्ज, सेलखड़ी, पत्थर, तांबा, कांसा, सोना, चांदी, सोने जैसी, ठीक है, सोने जैसी धातुएं, सोना नहीं रहेगा, सोने जैसी धातुएं आदि, पक्की मिट्टी, ठीक है, ये सभी चीज़ों का जो है प्रयोग करके यहाँ पे मनके बनाए जाते थे। मनके 2 या 2 से अधिक पत्थरों से मिलकर बनते थे। मनकों पर सोने का टोप होता था, और ज्यामितीय आकार में अलग अलग प्रकार के अलग अलग रंग में मनकों को तैयार किया जाता था, और अलग अलग कृतियों और रंगों का इस्तेमाल किया जाता था। आइए देखते हैं कि ये मनका होता था। ठीक, ये मनका है पूरी तरीके से, और ये इस तरीके से बनाया जाता था कि आराम से जो है ये मनका है। और इस मनके पे आप देखेंगे तो अलग अलग डिजाइन बनाई जाती थी। एक मिनट, इस मनके में अलग अलग डिजाइनें बनाई जाती थी, जिससे जो है इसलिए ऐसी बनाई जाती थी ताकि जो है ऐसी छोटी छोटी कई डिजाइनें जो है इसमें बनाई जाती थी। और इन डिजाइनों के आधार पे जो है यहाँ पे देखने को मिलता था कि, इसलिए मनके के बारे में थोड़ा सा अलग बात बताई गई है कि यहाँ पे ये तांबे से बनाई जाती थी, मिट्टी से बनाई जाती थी। तो इस कारण से इसमें मिलता है हमें कि ये एक अलग तरीके से, अच्छे तरीके से जो है इसको बनाया जाता था। तकनीकी दृष्टि से मनकों पे अलग अलग तरीके के सेल खड़े, जैसे मुलायम पत्थर के मनके बनाने में काम जो है आसानी हो गया। ठीक है, इससे जब तकनीकी रूप से बनाने लगे थोड़ा आसान हो गया। इनमें जो है ढांचे को सीधे जो है ढाल कर, ठीक है, सीधे डालकर उसमें विभिन्न तरीके के मनके बनाए जाते थे। कठोर ठोस पत्थरों के मनके, ऐसे पत्थरों में ज्यामितीय आकार के मनके भी बनाए जाते थे। और इनके अनुसार जो पुरातत्वविद होते हैं, इनके अनुसार बताया जाता है कि लाल रंग का एक जटिल प्रक्रिया, अर्थात पीले रंग के कच्चे माल और उत्पादन के विभिन्न चरणों से मनकों को आग में पकाकर प्राप्त किया जाता था। सर्वप्रथम बड़े पत्थरों को छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता था। इसके बाद बारीक सल्क निकाले जाते थे, फिर मनके बनाए जाते थे। यानी ये मनका बनाने का एक जो है आपको एग्जाम्पल दे के बताना था, तो इस तरीके से यहाँ पे बताया गया है। मनके को अंतिम रूप देने के लिए घिसाई फिश पॉलिश उसमें जो है लगाया जाता था, ताकि जैसे
कहने का मतलब है कि इस तरीके से उसको जो है पॉलिश किया जाता था, फिर उसमें छेद किया जाता था, इस तरीके से उसको बनाया जाता था ताकि जो है वो काफ़ी सुंदर भी लगे। फिर है क्वेश्चन की, क्वेश्चन है यहाँ पे, 1 मिनट रुकिएगा। कि दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और उसका वर्णन कीजिए। उसके समीप कौन सी वस्तुएं रखी गई हैं? क्या शरीर पर कोई पूरा तत्व वस्तुएं इसके कंकाल के? तो लिंग का पता चलता है। यानी कहने का मतलब है कि एक चित्र जो है आपको इसमें देखना पड़ेगा। एक कंकाल है, उसमें एक चित्र को देखना पड़ेगा, तो उस चित्र को पहले आपको दिखाना ज़रूरी है। अब आपको हम उस चित्र को बताते हैं। एक ये व्यक्ति है और ये व्यक्ति पूरी तरीके से इसका दफन कर दिया गया है, ठीक है, यानी कंकाल है, कंकाल मात्र है। तो इसमें जो है आपको केवल देख के बताना था इस शव को, जिससे जो है क्या क्या यहाँ पे जानकारी मिलती है। इसे देखने से पता चलता है कि उत्तर दक्षिण दिशा में इसका दफन किया गया है। इसमें कुछ दैनिक उपयोग की वस्तुएं रखी गई हैं, यहाँ पास में कुछ वस्तुएं रखी गई हैं, ठीक, जिसमें हड़प्पा के लोग मरणों उपरांत जीवन का विश्वास करते थे, ऐसा पता चलता है। कुछ बर्तन भी रखे गए हैं आसपास में। इसमें एक पानी का जग भी रखा गया है, ढके हुए बर्तन भी रखे गए हैं, खाने की कुछ सामग्री रखी गई है, छोटी सी टिपाई दिखाई गई है, ऊपर की ओर प्लेट को दिखाया गया है, इससे यानी कि खाना परोसा गया हो, ठीक है, भोजन रखा गया हो, ऐसा भी जो है यहाँ पे रखा गया, ऐसा बनाया गया है, ठीक, इस तरीके से भी यहाँ पे रखा गया है। यहाँ पे जो है कुछ पुरातत्व जो वस्तुएं होती हैं वो भी जो है दिखाई गई हैं। इससे यह स्पष्ट नहीं है कि जो ये चित्र दिखाया जाएगा आपके बुक में, इससे समाधान ईंट, मनके, अस्थियां, शरीर, कुछ आभूषण पहनाए गए होंगे। मृत शरीर की पूरा वस्तुओं से उसके जैसे देखिए पता नहीं चल सकता, ठीक है, पता नहीं चल सकता कि ये जो है कौन से। इससे केवल आप ये देख सकते हैं, ठीक है, केवल आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, आप ये आधार से आप बता सकते हैं कि एक जो है पुरुष या महिला का, तो यहाँ पे हार, कंगन, अंगूठी, ठीक है, तो ये सभी जो है यहाँ पे अगर धारण किए रहेंगे थोड़ा सा जो है आप अंतर निकाल सकते हैं। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे अलग अलग चूड़ियाँ, ठीक है, ये आप इस तरीके से जो है यहाँ पे आप थोड़ा सा देख सकते हैं कि अगर ऐसा रहेगा, ऐसा साक्ष्य मिलेगा तो यहाँ पे जो है फीमेल होंगी, बट जो है अगर ऐसा साक्ष्य नहीं मिलता है तो वहाँ पे मेल हम देखेंगे कि ऐसे समाधान है। तो ये अंतर जो है वहाँ से दिखाया जाता है, अंतर बताया जाता है। अब थोड़ा सा जो है यहाँ पे क्वेश्चन है, काफ़ी बड़े बड़े आंसर रहेंगे कि 500 शब्दों में निबंध लिखिए, इनके ऊपर विशेषताएं लिखिए, और ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसलिए इसको देखना जरूरी है। क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो की कुछ विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यहाँ मोहनजोदड़ो के बारे में डिटेल में, तो मोहनजोदड़ो सिंध लड़काना जिले में स्थापित, हिंदी भाषा के अनुसार मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों या प्रेतों का टीला। यह नाम मोहनजोदड़ो के पतन के बाद इसे दिया गया। ये पहले नाम नहीं दिया गया था, क्योंकि मरने के यहाँ पे समाप्त होने के बाद ही लोग मिले, तो इस कारण से इसे मृतकों का टीला तब कहा गया। यहाँ 5000 वर्ष पहले एक विकसित शहर था। यह 7 बार स्थापित होकर पुनः नष्ट हो चुका था। एक बार नहीं बल्कि ये 7 बार स्थापित हुआ और नष्ट हो चुका। मोहनजोदड़ो एक विशाल शहर था जो 125 हेक्टेयर में फैला हुआ था। यह 2 भागों में विभक्त था। शहर में पश्चिम एक दुर्ग और एक किला था। कहने का मतलब है कि ये दुर्ग हो गया और एक किला हो गया। एक किला, ये दुर्ग या किला कहते थे, इसको नगर कहते थे। दुर्ग की संरचना कच्ची ईंटों से बनाई जाती थी, ठीक है, इसकी कच्ची ईंटों से, और ऊंचे चबूतरे पे बनाई जाती थी। इसमें बड़े बड़े भवन होते थे जो संभवतः प्रशासनिक या धार्मिक केंद्रों के रूप में रहते थे। दुर्ग के चारों ओर
एक सुरक्षा दीवार होती थी और दुर्ग के निचले शहर से अलग करती थी। दुर्ग के शासक, ठीक, दुर्ग के शासक, एक मिनट, दुर्ग के शासक वर्ग संबंधित लोग वहाँ पे रहते थे। निचले शहर का क्षेत्र दुर्ग की अपेक्षा कहीं बड़ा होता था, ये काफ़ी बड़ा रहता था। दूसरा वाला ये दुर्ग था तो ये निचला वाला काफ़ी बड़ा रहता था। और यहाँ पे जो है जितने भी रिहायशी क्षेत्र होते थे, ठीक है, यहाँ पे जो सामान्य जन रहता था, शिल्पी लोग रहते थे। यहाँ पे शहर के चारों ओर दीवार बनाई जाती थी। निचले शहर के अनेक भवन को ऊंचे चबूतरे पर बनाया जाता था। नगर में प्रवेश करने के लिए परकोटे अर्थात बाहरी चारदीवारी में कई छोटे छोटे प्रवेश द्वार होते थे। नगर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से को प्रवेश करने के लिए आंतरिक चारदीवारी में प्रवेश द्वार था। नगर में अलग अलग दिशाओं में ऊंची ऊंची दीवार से घिरे होते थे। बड़े बड़े घरों में रसोई घर, कुएं, शौचालय, मकानों का नक्शा लगभग एक जैसा था। यहाँ खिड़कियां बनाई जाती थी जो कि सड़क की ओर नहीं खुलती थी। और बड़े बड़े घर, दरवाजे, चारों ओर एक कमरा, यानी कि कहने का मतलब है कि जो मुख्य द्वार होता था वह अंदर तक जो है, अंदर ताक झांक ना की जा सके, ऐसे मुख्य द्वार बनाए जाते थे। सुव्यवस्थित सड़कें यहाँ पे बनाई गई हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि उत्तर से दक्षिण की तरफ बिछी होती थी, अनेक खंडों में बटी हुई होती थी। अनेक खंडों में बटी हुई है सड़क। इनका निर्माण जो किया जाता था इस प्रकार किया जाता था कि स्वयं हवा से इनकी सफाई होती जाए, यानी ऐसे की जाएगी ढालूनुमा कि इधर से जल जा रहा है तो अपने आप जो है चला जाए, ज़्यादा सफाई करने की भी ज़रूरत ना पड़े। सड़कों का निर्माण भी जो है इस तरीके से बनाया जाता था कि यदि वायु चल रही है तो इससे भी सफाई होती रहे। मोहनजोदड़ो की जो सड़कें हैं यहाँ पे एक तो 13.5 फुट से 33 फुट तक मिली है। प्राय 9 फुट से 12 फुट की चौड़ी सड़कें होती थी। नालियाँ भी होती थी और नालियाँ पक्की ईंटों से बनाई जाती थी, ढकी हुई होती थी। थोड़ी थोड़ी दूर पे हटने के लिए एक पत्थर लगाया जाता था जिससे सफाई की जा सके। और जो प्रदूषण जल है इसको निकालने के लिए जो है, जैसा हमने अभी नालियों की व्यवस्था देखी, वही सब बातें एकदम जो है इसमें मिलती हैं। ये पूरी तरीके से जो है टोडा मेहराबदार नाला जो था, ये पूरी तरीके से जो गंदा जल, प्रदूषण जल निकालने के लिए ये मोहनजोदड़ो में ऐसी व्यवस्था मिलती है। अगर बात करें स्नानागार अन्नागार की, तो मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो भवन था वो था स्नानागार। फिर इसमें जलाशय के दुर्ग या टीले में थे, उच्चतम कोटि की पक्की ईंटों के बनाए जाते थे। स्थापत्य कला काफ़ी सुंदर था। यहाँ पे अनोखेपन दुर्ग क्षेत्र में एक विशिष्ट संरचना के साथ मिलने को ऐसा मिलता है। यहाँ पे धर्म अनुष्ठान संबंधी स्नान किए जाते थे। कई लोग इकट्ठे मिलके मतलब स्थान, जैसे कोई पूजा पाठ करें, ठीक है, तो इस तरीके से जो है यहाँ पे लोग करते थे। भारतीय जनजीवन का आवश्यक अंग भी इसे माना जाता है। जो कई लोगों के जो है कार्यों में, अलग अलग पूजा पाठ में सब लोग इकट्ठा जो है स्नानागार, ऐसी सुविधा। मोहनजोदड़ो की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता था कि दुर्ग जो है यहाँ पे एक अन्नागार, दुर्ग में एक मिला हुआ है विशाल अन्नागार। इसमें ईंटों के बने 27 खंड हैं जिसमें प्रकाश की आड़े तिरछे रोशनदान बने हुए हैं, यानी कि प्रकाश आने के लिए यहाँ पे एक भवन जो है अन्नागार, तो यहाँ पे इधर से भी ये सब रोशनदान खिड़कियाँ बनी हुई हैं। अन्न भंडार में दक्षिण से जो ईंट होते थे, ईंटों के चबूतरे लगाए जाते थे। चबूतरे के मध्य में एक बड़ी ओखली का जो है निशान भी मिला हुआ है, एक बड़ी ओखली भी मिली हुई है। मोहनजोदड़ो के जो दुर्ग क्षेत्र में विशाल स्नानागार, एक तरफ लंबा भवन। इतिहासकार के अनुसार ये भवन बड़े उच्च अधिकारी का निवास स्थान रहा होगा। महत्वपूर्ण भवनों में एक सभा कक्ष भी है जहाँ लोग इकट्ठा होते थे। 5-5 ईंटों की ऊंचाई पे 4 चबूतरों की पंक्तियां हैं। ये चबूतरे ईंटों से बने थे। लकड़ी के खंभे खड़े किए गए थे। इसमें पश्चिम की ओर कमरा, एक कतार में एक पुरुष की प्रतिमा बैठी हुई मुद्रा में पाई गई है।
कहने का मतलब वहाँ का पूरा जो सिस्टम था वो पूरी तरीके से जो है कई जगह जो है लकड़ी के खंभे खड़े किए गए हैं, तो कई जगह जो है ईंटें रखे गए हैं। ये पूरी तरह से ये सब इतना याद नहीं रखना है, बस आप सिंपल सा जो है नालियों की व्यवस्था किस तरीके से थी, यहाँ पे गलियों की व्यवस्था कैसी थी, ये थोड़ी थोड़ी बातें याद करके बाकी वहाँ पे आप अपने शब्दों में भी विस्तार में इसको लिख सकते हैं। आगे चलते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा नागरिक प्रबंध कैसा था। तो मोहनजोदड़ो का जो नागरिक प्रबंध था एक कुशल और सुव्यवस्थित था। यानी कहने का मतलब ये है, कहना ये कठिन है कि यहाँ जो हड़प्पा सभ्यता के शासक थे ये कौन थे पता नहीं है। राजा भी हो सकते हैं, पुरोहित भी हो सकते हैं, व्यापारी भी हो सकते हैं। यहाँ पे कांस्यकालीन सभ्यता में आर्थिक, धार्मिक, प्रशासनिक इकाइयों में कोई स्पष्ट भेद नहीं था, ज़्यादा अंतर नहीं था। लेकिन जो प्रधान पुरोहित भी हो सकता था, यानी जो व्यक्ति प्रधान पुरोहित भी हो सकता था, राजा भी हो सकता था, धनी व्यापारी भी हो सकता था। यहाँ पे मोहनजोदड़ो का नागरिक प्रबंध कुशल हाथों में था, प्रशासन अत्यधिक कुशल और उत्तरदायी था, सुनियोजित नगर, सफाई और जल निकासी की उत्तम व्यवस्था, अच्छी सड़कें, रात्रि के समय प्रकाश की व्यवस्था, यात्रियों की सुविधा, और फिर यहाँ पे उन्नत व्यापार। जैसा कि आपको जो मोहनजोदड़ो मूवी है उसमें काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाया गया है, बट थोड़ा सा ये होता है ना कि मूवी में अपना पूरी तरीके से जो है केवल उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कई ऐसी चीज़ों को छुपा दिया जाता है जिन्हें ज़रूरत होता है सच्चाई दिखाना। ठीक, तो ये भी जो है वहाँ पे आप थोड़ा सा देख सकते हैं उसको। सातवां क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चे माल की सूची बनाइए और चर्चा कीजिए कि इन्हें किस तरीके से प्राप्त किया जाता था। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग शिल्प तथा शिल्प संबंधी, उद्योग संबंधी प्रतिमा उच्च कोटि की थी। मिट्टी और धातु के बर्तन बनाना, मूर्तियाँ, औजार और हथियार बनाना, सूत और ऊन की कताई करना, बुनाई रंगाई करना, आभूषण बनाना, मनके बनाना, लकड़ी का सामान, विशेष रूप से कृषि संबंधी उपकरण, बैलगाड़ी, नौकाएं महत्वपूर्ण व्यवसाय हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनूदड़ो, लोथल, धौलावीरा, नागेश्वर, बालकोटा आदि शिल्प उत्पादन के महत्वपूर्ण केंद्र थे। यहाँ पे शिल्प उत्पादन किया जाता था। चनूदड़ो की छोटी सी बस्ती लगभग पूरी तरह से शिल्प उत्पादन में लगी हुई थी। शिल्प उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चा माल इसमें क्या क्या था, तो जैसे चिकनी मिट्टी, पक्की मिट्टी, तांबा, टीन, कांसा, सोना, चांदी, शंख, सीप, कौड़ियाँ जो वही होती हैं, ठीक है, इस तरीके से रहती है और बीच में ऐसे ऐसे जो है बना रहता है थोड़ा सा। ठीक, तो इसे जो है कहेंगे। विभिन्न प्रकार के पत्थर जैसे आकी, नीलम, स्फाटिक, क्वार्ट्ज, सेल खड़ी, मिट्टी के बर्तन, सुई, कपास, सूत, ऊन, विभिन्न प्रकार की लकड़ियाँ, हड्डियाँ, पालिश, ये सभी जो है चीज़ों की ज़रूरत होती थी शिल्प को बनाने के लिए, जो कच्चे माल होते थे। कहाँ कहाँ से मिलते थे, तो वस्त्र निर्माण के लिए सूत कपास से प्राप्त किया जाता था। ठीक है, तो फिर इसके बाद जैसे इसमें बताया गया है कि अलग अलग उपमहाद्वीपों से, तो इसमें जो है वस्त्र कपास की खेती की जाती थी। ऊनी वस्त्र के निर्माण के लिए भेड़ों को पाला जाता था, उनसे प्राप्त किया जाता था। ईंट, मिट्टी के बर्तन, मूर्तियाँ, खिलौने, चिकनी मिट्टी, इनसे जो है प्राप्त किया जाता था। पाकिस्तान और हरियाणा में आप देखेंगे तो मिट्टी के हल कई साक्ष्य मिले हैं जो उच्चतम कोटि के चिकनी मिट्टी से बने हुए थे। फिर देखेंगे तो यहाँ पे पशुओं से प्राप्त किया जाता था हड्डियाँ जो होती थी, तो इसमें मछलियों की हड्डियाँ मछुआरों से, पक्षियों की हड्डियाँ जंगली पशुओं की हड्डियाँ शिकारी अथवा अन्य लोगों से जो है शिकारी से प्राप्त किया जाता था या स्वयं शिकार करके। लकड़ी के हल मिले हैं, तो इसमें कई प्रकार की लकड़ी का आसपास के जंगलों से, जैसे बढ़िया किस्म की लकड़ी मेसोपोटामिया से मंगवाई जाती थी। सुगंधित द्रव्यों का जो है प्रयोग किया जाता था, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में प्राप्त किए गए हैं। फिर आप देखेंगे तो यहाँ की बस्तियाँ जो थी, यहाँ पे कच्चा माल सफलतापूर्वक उपबंध हो सकता था। इसमें नागेश्वर, बालकोट, जहाँ से शंख सरलतापूर्वक प्राप्त की जाती थी।
फिर यहाँ पे गुजरात से सीसा, दक्षिण भारत, गुजरात से मनके जो है गुजरात से, सीसा दक्षिण भारत से। फिर कुछ मड़ियाँ जो कश्मीर से, अफ़गानिस्तान से। फिर आप देखेंगे तो इसमें जो है कई ऐसे नीले पत्थर को जो है आप देखेंगे तो नीले पत्थर को भी ये अलग अलग चीज़ें जो है यहाँ पे आई हैं। कई जगह जो है कई जगह सिलाई जाती थी। तो इसमें कई ऐसे एग्जाम्पल आपको केवल याद रखने हैं, बाकी डिटेल में इतना ज़्यादा जो है इसमें ध्यान देने की कोई बात है नहीं। अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। चर्चा कीजिए कि पुरातत्वविद किस प्रकार अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। 1 मिनट टाइम थोड़ा सा देखने दीजिए।